एडवांस में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको PQRS की फॉर्म में ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनके ऑप्शन यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से इसको मैच करना और यहाँ ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। ये पक्की बात है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन कई बार ऑप्शन देख के भी हो जाते हैं, पर वहाँ तो स्टूडेंट ट्राई ही करेगा। तो चलिए हम इसका पहला पार्ट P ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, कंसीडर टी सेट लाइक दिस, उसके अंदर 1 अल्फा बीटा एलिमेंट्स हैं और एक 3x3 की मैट्रिक्स M दे रखी है, उसका एक जनरल एलिमेंट Aij है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है और ये Ri रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। यहाँ पे ये I लिखा है बेटा, Ri है ये, Ri रिप्रेजेंट कर रहा है AI1 प्लस AI2 प्लस AI3, ऐसी CJ जो रिप्रेजेंट कर रहा है A1J A2J A3J। इसका मीनिंग समझे, I को अगर मैं 1 रखता हूँ तो मिलेगा क्या? I को 1 रखने पे मिलेगा मुझे बेटा A11, ये I1 है, ये प्लस A12 और A13। तो ये एलिमेंट तो मैं मैट्रिक्स में कहाँ नजर आते हैं? ध्यान से देखिए, अगर 3x3 की मैट्रिक्स बनाए तो आपको याद आ जाएगा कि ये तो कुछ इस तरह से एलिमेंट लिखे होते थे, इनकी नेमिंग इस तरह से होती थी A31 A32 A33। तो आई थिंक ये A11 रो 1 के ही सारे एलिमेंट लिखे। अगर मैं R2 निकालूंगा तो A2 रखूंगा I की जगह, तो यहाँ पे भी 2 3 पहले से ही है, 2 2 और 2 3। ठीक है, तो ये वाले दूसरी रो के एलिमेंट है और ये वाले तीसरी रो के एलिमेंट है। तो यहाँ कन्फर्म हो गया कि R1 R2 R3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R1 रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, R2 रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, R3 रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। ठीक है, जरा इसको भी देख लें। सी जे का मतलब अगर जे को मैंने वैल्यू 1 असाइन करी तो ये A11 A21, वहाँ जे की वैल्यू बेटा 1 रख रहा हूँ, A31। तो शायद ये वाले एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी कॉलम 1 के एलिमेंट्स का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर C2 की बात करूंगा तो A वहाँ पे 1 2, जे की जगह 2 रखने वाला हूँ बेटा, 2 2 और वहाँ पे भी 3 2। तो यहाँ से समझ में आ गया ये 1 2 2 2 और 3 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉलम 2 के ही एलिमेंट्स का सम है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, पर मैंने ये सोचा कि आपको जरूर बताई जाए एक बार, ताकि आपको शो देख के घबराए ना, केवल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ तक तो अभी हमने क्वेश्चन ही पढ़ा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास काम की है कि यहाँ पे इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स के बारे में बात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बेटा यहाँ पे -1 आएगा। कोई कहता है जी मुझे ये ध्यान नहीं रहा है, मैं तो रूट्स निकालने लग गया, तो ठीक है, परेशान ना हो आप। अल्फा बीटा जो रूट्स होते हैं एक्स की वैल्यू होती है, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ए आपका 1 है। तो यहाँ से अल्फा बीटा आ गए, आप खुद देखिए, /2 और एक को बीटा मान लीजिए /2। जरा इनका सम करना, अल्फा प्लस बीटा अभी भी यही आने वाला है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, -12 -1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप वहीं पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटाना चाहूँगा, ये भी आप सभी बच्चों को पता होगा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -1 है, तो इससे एक इन्फॉर्मेशन और हमें नजर आती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 = 0। ठीक है, आगे उसने बोला इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका जो P पार्ट है वो कहता है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस M Aij इसका जनरल एलिमेंट है 3x3 विच ऑल एंट्रीज ऑफ इन T, यानी कि T का मतलब है उसके अंदर 1 अल्फा बीटा, यानी T सेट ऐसा है जिसके अंदर अल्फा बीटा और 1 रहते हैं। ठीक है, तो जो हमें मैट्रिक्स बनानी है उसके सारे एलिमेंट्स हमें T में से लेने। ठीक है, ले लेंगे विद ऑल एंट्रीज T सच दैट Ri और Cj 0 हो जाए। Ri क्या बताया था अभी पीछे? Ri का मतलब अगर I को 1 ले लें तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम, R2 बोले तो सेकंड रो के एलिमेंट का सम, R3 बोले तो थर्ड रो के एलिमेंट का सम, यानी तीनों रोज के एलिमेंट्स का सम 0 आना चाहिए। हमें ऐसी M मैट्रिक्स सर्च करनी है। और Cj बोल रहा है तो C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज का सम, सेकंड कॉलम की एंट्रीज का सम और थर्ड कॉलम की एंट्रीज का सम C3 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे,
तो वो सब जीरो बनाना है और ऐसी नंबर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है। तो गेम जो है कहाँ पे आके आ गया, अटक गया बेटा, कि हमें वो मैट्रिक्स देखनी है ऐसी कितनी बनेगी जिसके अंदर कॉलम की एंट्रीज का सम और रोज की एंट्रीज का सम क्या बन जाए, जीरो, प्रोवाइडेड हमें केवल एक यही कंडीशन यहाँ पे नोन है और हमें कोई मतलब नहीं है ज़्यादा आगे जाने के लिए। और दिख भी रहा है, अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा वन अल्फा बीटा को लेकर, तो मैंने यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट करा और आप ध्यान से देखेंगे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई यहाँ पर वन अल्फा और बीटा लेके बेटा, ठीक है जी। अब वन अल्फा बीटा लेने के पीछे ये जीरो दिखाई दे रहा है बेटा, ये जीरो वो कमाल कर रहा है कि अगर 2 बार अल्फा ले लिया तो मैं नहीं बता सकता कि सम जीरो हो जाएगा, लेकिन ये अब तो कंफर्म है कि वन अल्फा और बीटा का सम तो जीरो होना ही है। तो फर्स्ट रो की जो एंटीज है उनका सम मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे कॉलम पे भी ध्यान देना है, तो मैंने क्या किया, इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे देखो एक चीज है कि आप ये कह सकते थे वन अल्फा बीटा जो आपने लिया है, आप इसे अल्फा को यहाँ रख लो, वन को इधर रख लो, तो अल्फा को यहाँ रख लो, बीटा को यहाँ रख लो, तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। बहुत सारे कहाँ बनेंगे, एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहने लगूँ वन अल्फा बीटा को अरेंज करो एक क्यू में, तो आप मुझे 2 मिनट में बता देंगे सर फैक्टोरियल 3 वेज होते हैं, 3p3। भाई बना के देख लो, मैं को बहुत बड़ी बात थोड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे वन को फिक्स करो, बीटा अल्फा हो गया, यहाँ पे अल्फा लो तो वन बीटा, अल्फा फिक्स कर लो तो बीटा वन, और यहाँ बीटा ले लो तो अल्फा वन, और बीटा ले लो तो वन अल्फा। तो यार 6 केस बनते फैक्टोरियल 3 का, मतलब यही तो है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी आई थिंक। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन फैक्टोरियल 3 जो कि 6 केसेस है, उनमें से पर्टिकुलर में एक केस लेके चला, कंडीशन को ध्यान रख रहा हूँ कि रो वन के सारी एंट्रीज का सम क्या है, जीरो है, कि ठीक है सर यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब मैंने कॉलम पे आया, तो मैंने क्या करा कि सर उसका एक केस ले रहे, उन 6 केसेस में से एक केस ले रहे, कहो तो 6 के 6 केस लिख दूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो घबराने वाली बात नहीं है, मैं 6 के 6 केस लिख रहा हूँ, मैं लिख स्टैंडिंग बना लो, क्वेश्चन तो सारे हो जाते हैं। मैंने वो 6 केस लिखने स्टार्ट कर दिए आपको समझाने के लिए। वन को फिक्स करके बीटा अल्फा कर लिया, फिर अब की बार अल्फा यहाँ लिया है, वन बीटा कर लिया, फिर अल्फा यहीं रखा, बीटा वन यहाँ कर लिया, फिर अब की बार यहाँ पर हम वन आ गया, फिर अल्फा आ गया, बीटा ले जाओ, बीटा वन अल्फा, और एक बार बीटा अल्फा वन। तो ये वो 6 केस बना दिए कि भाई ये बन सकते कि ठीक है सर। अब क्या करा कि सर इसमें रोज और कॉलम कंप्लीट कर रहे हैं, एलिमेंट रखना चालू करा। मैंने कहा भाई यहाँ पे अल्फा रखते हैं, तो एक बच्चा बोला सर एक बात तो बताओ, यहाँ पे आप अल्फा क्यों रख रहे हो, क्या आप यहाँ पे बीटा नहीं रख सकते? क्या रख सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो गए इसके डबल केस। लेकिन आगे देखना एक चमत्कार ये होगा कि अब आपकी इच्छा नहीं चलेगी, अब फिक्स मामला हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम को मुझे समीशन को जीरो लाना है। तो अगर मैंने यहाँ अल्फा रख दिया तो यहाँ पे बीटा आएगा ही, मजबूरी है, यानी कि यहाँ पे अल्फा आएगा ताकि सम क्या बन जाए, जीरो, ये भी सम जीरो है। अब अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे मैं अल्फा ले चुका हूँ, यहाँ पे अल्फा आ चुका, इस कॉलम में अल्फा बन चुका, इस रो में अल्फा बन चुका, तो मैं यहाँ बीटा ले आ सकता हूँ जाता है। और अगर मैंने यहाँ बीटा रख दिया तो यहाँ वन आएगा। कोई बच्चा कहे नहीं सर आपने बीटा पता है आपको इसे रख दिया, कहता हूँ वन रख ले चले, वन तो यहाँ पे मुझे बीटा लाना पड़ेगा, तो ये दोनों सेम हो गए, तो सम तो फिर से वन नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि मुझे बीटा प्लस बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर तो कहानी ये गई कि सर बीटा यहाँ रखो, वन यहाँ रखो, फिक्स मामला, आप बदल नहीं सकते, यहाँ वन ही बचेगा इस कॉलम के अकॉर्डिंग, और ये रो देखो वन दे रही, जीरो सम दे रही है, ये भी अल्फा ही बचा। आप देख रहे हैं ये बन गया केस, यानी केवल ये फिक्स करते फर्स्ट रो फर्स्ट फिक्स करते ही और कॉलम फिक्स करते मेरे ये वाले एलिमेंट्स अपना फिक्स हो जाते हैं, नहीं मैं बदल नहीं सकता। सेम मैंने ये रो फिक्स कर रखी है और ये कॉलम फिक्स कर रखा है। अब मैं यहाँ जाऊँ तो मैंने लिखा वन अल्फा और यहाँ लिखा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस वन हो गया, ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। और देखो बेटा रोज में देख लो, कॉलम में देख लो, तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर हम ये रो फिक्स कर दें एक, ठीक है, और 2 कॉलम बन सकते हैं, फिर एक तो ये कॉलम बन सकता है बेटा, एक कॉलम ये बन सकता है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर हमने ये रो फिक्स कर रखी है तो अब मेरे पास यही हथियार है कि मैं इसके 2 केस बना सकता हूँ, या तो अल्फा बीटा लेके या फिर बीटा और अल्फा लेके।
प्रोवाइडेड ये सेम है, और यहां से हमने शायद इतनी समझ ले ली है कि इसका ये वाले केसेस फिक्स है और ये वाले केस भी फिक्स है, तो इसके दो ही केस बनेंगे। ऐसे इसके भी डबल केस हो जाएंगे, इसके भी डबल, यहाँ पे फिक्स ही है, जो आना वही आएगा और कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसके भी डबल केस हो जाएंगे, इसके भी डबल केस, इसके भी। तो 6 तरीके तो इस बात के थे कि हम ये ले लें, और इसके सब किसी के सबके केसेस डबल हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 12 मैट्रिक्स ऐसी बन सकती हैं जिसके अंदर रोज की एंट्रीज का सम और कॉलम की सारी एंट्रीज का सम क्या रहेगा, 0 रहेगा। जरा नोटिस करो, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया बेटा, 12। ये हमारा आंसर इसका बन गया। ठीक, तो हम ऑप्शंस पे अगर जाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ट्रू हो गया, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि पी का तो 2 है, और ये भी नहीं हो सकता। अब बी और सी पे आके बात अटकी। ठीक है, तो बी और सी को चेक करने के लिए मुझे वैसे क्यू को चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों आंसर सेम है, मुझे एस को भी चेक नहीं करना चाहिए, मुझे आर को चेक करना चाहिए, लेकिन आर को चेक करते रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ही पार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप सारे पार्ट देखें, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को देखने में। अगले क्वेश्चन में कहा उसे लेट अल्फा बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन दी, सेम वही कहानी है आगे। द नंबर सिस्टम सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट सीजे। अब केवल कह रहा है सीजे, सीजे का मतलब C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, उनकी एंट्रीज का सम क्या होगा, 0 होगा। कॉलम को हमें लेना है 0, और ये भी ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। चलो जी स्टार्ट हो गए, अब देखो ध्यान से जरा। मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, कॉलम को पहले L1 अल्फा और बीटा ले लेते हैं क्योंकि इसका हम जरूर जानते हैं सम 0 है। अब क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी ये होती है, कॉलम कुछ भी हो, 5 अल्फा आयोटा, तो अगर यह 7 आया तो यहाँ -7 आएगा, -7 आएगा। अगर यहाँ 6 आया तो इसके अपोजिट मिरर इमेज यहाँ पे भी आपका कितना आएगा, 6 ही आएगा। और यहाँ हमने 8 लिखा तो यहाँ पे भी 8 ही आएगा। ये है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी, यानी कि ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही मैंने यहाँ ये लिखा तो मुझे दिख गया कि इसके अपोजिट यहाँ अल्फा आना जरूरी हो गया और इसके अपोजिट यहाँ बीटा आना जरूरी हो गया। ठीक है जी, मैंने पहले कॉलम सेट किया था, अभी कॉलम 1 को ही मैंने लिखा था, और कॉलम 1 को मैं इस तरीके से, खुद देखो इस कॉलम को कितने तरीके से लिख सकता हूँ, अभी भी बताया था फैक्टोरियल 3 तरीके से, यानी 6 तरीके से। अब सिमेट्रिक की बात हुई और कॉलम की एंट्रीज का सम 0 भी होना चाहिए कि ठीक है सर। अगर मैंने यहाँ पे आप सोचो उन 6 केसेस में से एक केस आपके सामने रख दिया 1 अल्फा बीटा वाला, समझ रहे, जिसमें कॉलम 1 की एंट्रीज का सम 0 है। ऐसे 6 केस बन सकते, कहो तो फिर से 6 बना के दिखा दो जो वहां पीछे बनाए थे, बन जाएंगे ना। तो ये दिख गया, ये अल्फा मैंने इसके हिसाब से लिखा सिमेट्रिक वजह से, बीटा मैंने उसके हिसाब से लिखा। अब मैंने कहा भाई अगर उन 6 में से एक मैट्रिक्स में उठाता हूं तो मैं इनको कैसे फिल करूंगा, प्रोवाइडेड सारे कॉलम्स का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ बीटा रख के देखा तो यहाँ मेरे लिए मजबूरी 1 है, और जब यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, चल जाएगा। और यहाँ मैंने क्या रख दिया, अल्फा, चलेगा, बताइए। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई बच्चा कहे सर मैं तो ये नहीं रखता, मैं तो यहाँ पे पहले 1 रखूंगा, 1 यहाँ रख लीजिए। तो आपने यहाँ अल्फा ले लिया, बीटा लेना पड़ेगा, सॉरी बीटा ले लिया क्योंकि सम तो मुझे 0 चाहिए ना। तो अब मुझे यहाँ बीटा लाना पड़ेगा। अब कहानी बिगड़ गई, अब इस कॉलम का सम 0 नहीं बनेगा, तो फिर वहीं पहुंचे हम। अब की बार मैंने क्या लिया, यहाँ बीटा लिया, तो यहाँ बीटा लिया तो यहाँ 1 मजबूरी है, और सिमेट्रिक की वजह से इसके अपोजिट मिरर इमेज के इस डायगोनल को मिरर मान लें तो इसके अपोजिट यहाँ 1 ही आएगा, तो यहाँ पे अल्फा ही आएगा। तो एक अगर मैंने ये फिक्स कर दिया तो आप देखिए इनको चेंज नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि इसको इसके हमने तो केवल ये रखा था अपनी तरफ से, ये अपने आप आया, ये अपने आप आया, और क्योंकि ये मैंने फिल दूसरा भी करना चाहा तो नहीं बन पाया, तो बीटा भी अपने आप आया, ये 1 भी अपने आप आया, और ये अल्फा भी अपने आप आया। तो पक्की बात है कि कितने केसेस बनेंगे, केवल 6 केसेस बनेंगे जिनमें मैं कॉलम्स को चेंज करता जाऊंगा। पहला कॉलम मैंने अब की बार 1 बीटा अल्फा ले लिया, आपको क्या सर इसे बना के दिखा दो, 6 में से एक केस ये रहा। अब दूसरा केस जो बना रहा हूँ वो आपको जान के दिखा रहा हूँ। तो अल्फा के डायगोनल के सिमेट्रिक यहाँ बीटा ही बनेगा, बीटा के अपोजिट बीटा, अल्फा के अपोजिट अल्फा। अब मुझे अगर यहाँ लेना है तो मैंने मान लो जी 1 ले लिया,
तो यहाँ अगर मैंने अल्फा ले लिया तो तीनों का सम तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ अल्फा आ गया तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि अपोजिट यहाँ पे लेना था मैं क्या, सिमेट्री बनाने के लिए, तो ये तो मैं चलने नहीं दूंगा। तो फिक्स मामला है। देखो बेटा, अब की बार मैंने यहाँ ले लिया अल्फा, तो यहाँ आ गया यहाँ पे 1, तभी सम 0 होगा, तो यहाँ 1, तो यहाँ बीटा रह गया। देखो बेटा, अब ये सिमेट्रिक भी है, इनके अपोजिट डायगोनल के अपोजिट एलिमेंट भी सेम है, और एक ही तरीका बना, जब आपने 1 ये सेम कर दिया तो उसके बाद में कुछ भी नहीं हिला पाया, तो केवल 6 ही केस बनेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा जाता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाता है 6, यानी कि क्यू के लिए हमारा ऑप्शन जाता है 4। तो देखिए क्यू का ऑप्शन कितना है जी, 4। तो क्यू का ऑप्शन 4, मैं कह रहा था कैसे करने से फायदा नहीं, दोनों का 4 ही दे रखा है, तो दोनों ही हो सकते हैं। अब आर का नंबर आ गया, आर से चेक हो जाएगा, फिर हमें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमें तो क्वेश्चन करना है। आर देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया है, वही कहानी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 तो क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 तो हमारा बेटा 0 ही है। और अब ध्यान सुने, एम मैट्रिक्स देखिए, ए आई जे एलिमेंट है, जनरल 3/3। अब की बार ये स्क्यू सिमेट्रिक दे दी मैट्रिक्स, और ये कहा गया कि जब आई जे से बड़ा होगा तब आपको वो सारे एलिमेंट कहाँ से चुराने हैं, कि सर टी में चुराने हैं, कि ठीक है चुरा लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनानी है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब इस सेट में क्या है कि सर कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेगी भाई, एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू कुछ आती होगी, 3 -1 2 0, तो ऐसी इस सेट के अंदर कॉलम मैट्रिक्स रहती हैं। तो यानी कुल मिला के ये देखने के एक्स वाई जेड के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, यानी ट्रिपलेट कितने बनेंगे, जितने ट्रिपलेट बनेंगे उतने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे, तो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में आ जाएंगे। अब ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है, एम देखना है हमें, कोई भी एक एम बनाना है और एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके इक्वल रखना है, फिर देखना है उसके एक्स वाई जेड की वैल्यू यूनिक आती है या नो सॉल्यूशन आता है या इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन आता है। देखो आंसर में भी इसी वजह से आंसर इस तरह से दे रखे हैं इन्होंने, कि यूनिक सॉल्यूशन आता है, इनफाइनिट मैनी सॉल्यूशन आता है या नो सॉल्यूशन आता है। समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को बनाने का तरीका बढ़िया है, ठीक है। अब ये तो मैं जानता हूँ कि अगर ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर ये इस तरीके से लिखा है तो यहाँ नोटिस करो कि आई ग्रेटर देन जे कब है, आई ग्रेटर देन जे यहाँ पर है, आई पहले वाला होता है, तो इन एलिमेंट्स को कह रहा है वो कहाँ से, कि टी से उठाना 1 अल्फा बीटा से, ठीक है सर, वहां से उठा लेंगे, उठा लेते हैं और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी को हम देखते हैं कैसे बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो अपर ट्रायंगुलर है इसको हमें इस तरह से बनाना है, ठीक है जी। हम एम की तलाश में निकल गए, एक कोई एम बनाते हैं। तो हमने ये एलिमेंट एक काम करा, यहीं से उठा लिए, ये 1 1 1 ले लिया। हम क्यों लें बीटा और अल्फा, अरे बीटा अल्फा क्यों लें यार, हम 1 1 1 ले लें, इक्वल ले सकते, कहीं ऐसा इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं कि अल्फा बीटा भी लेने। हाँ पर एक फ़ायदा है, अल्फा बीटा लेने पर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 0 हो जाएगा, पर चलो अभी ऐसे लिखते हैं, अगर ये बात मेरी ठीक है तो, नहीं तो अल्फा बीटा भी ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अगर ये तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 3/3 ऑर्डर की है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, ये हम जानते हैं। 3/3 मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे सारे 0 होते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 आता है, फिर उसे हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। याद करो, अभी तो मैट्रिक्स बनाई नहीं, पर हाँ दिमाग में बातें आने लगी, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो उसमें दो केस बनते हैं, या तो नो सॉल्यूशन बनता है ना, या फिर बनता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। याद आ गया होगा शायद आपको, है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो बात नहीं जाएगी। चलो एक बार इस तरह से करके देख लेते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। डिटरमिनेंट तो पक्का 0 है इसका, डिटरमिनेंट ऑफ एम। अच्छा, स्क्यू सिमेट्री है तो इसके अपोजिट -1 आएगा, इसके अपोजिट भी -1 आएगा, इसके अपोजिट भी -1 आ जाएगा। और A12 क्या, A12 -1 है, A12, और A23 2 सेकेंड और थर्ड एलिमेंट, तो ये -1 है, और माइनस के आगे माइनस लाए तो +1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए तो -y - z = मिल जाएगा हमें
-1, यानी इससे इक्वेशन मिल गई y प्लस जेड इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन आ गई। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन बनी बेटा -z इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 हो गया x माइनस जेड इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन कहाँ से मिलेगी बेटा? थर्ड इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब जब भी आप ध्यान रखना तीन इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो पता है डिटरमिनेंट टाइम 0, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ कि 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल की इक्वेशंस बना लेता हूँ, यानी कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो उसको आसानी सॉल्व किया जा सकता है, उसके नंबर कंसिस्टेंसी को चेक करना आसान होता है। तो मैंने वहाँ से z की वैल्यू इसमें रख दी, x और y में इक्वेशन बनी, z की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन क्या मिल गई x प्लस वाई इक्वल टू 1। लो जी, ये जो इन दोनों को यूज करके इक्वेशन बनी वो ये थी, और वो अगर इन दोनों की कंसिस्टेंसी चेक करो तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर आ रहा है। तो इससे ये पता पड़ता है कि इसके इनफाइनली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर यहाँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता तो यूनिक सॉल्यूशन होते, अगर ये बराबर होके ये बराबर नहीं आता तो नो सॉल्यूशन होते। तो ठीक है, हमें यहाँ से पता पड़ गया कि एक्स वाई जेड के बहुत सारे ट्रिपलेट्स मिलेंगे, यानी कि ऐसी मैट्रिसेस बहुत सारी होंगी। तो ऑप्शन हमारा कहाँ चला जाएगा बेटा? इसका इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशन पे चला जाएगा, यानी कि आर का ऑप्शन हो गया 3, और 3 का मतलब हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट होता चला जा रहा है। अब हम एस की बात कर लेते हैं। एस क्या कह रहा है इसको भी देखिए ध्यान से। देखिए मैंने पूरा मन से आपको क्वेश्चन कराया है, कोई चीज़ आपकी ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको समझ में ना आए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। कहानी वही है फिर से, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 तो हमें 0 ही गिवन है। अब इसने कहा एक मैट्रिक्स है, with the matrix will all entries in 1 in T such that Ri, अब की बार रो 1 रो 2 रो 3 के एलिमेंट्स का सम 0 है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। एक चीज बताओ यार, कोई भी एलिमेंट भेजता हूँ टी में से, अगर रो 1 में मैं 1 अल्फा बीटा ले लूँ, चाहे यहाँ अल्फा 1 बीटा लिख लो, सम तो 0 हो गया ना रो 2 का, चाहे 1 अल्फा कुछ भी ले लो, मतलब 3 होने चाहिए का सम 0 हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट आ गया, हमारा मैट्रिक्स एम आ गया। अब एक चीज बताओ, इसके डिटरमिनेंट की बात मुझसे वो कर रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू। एक चीज बताओ यार, अगर मैं यहाँ पे C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेशन लगा दूंगा तो यहाँ पे सब जगह क्या दिखाई देगा? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो सब गामा नहीं बीटा, ठीक है, यहाँ जो भी है वाट एवर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? गोज टू 0 0 0। अब एक कॉलम में अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा रिजल्ट क्या बनता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आ गया 0 यानी 5, है ना? तो यही ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया, है ना? तो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है,